nerdies. All right. डॉन चिंजाओ वर्सेस लूफी, कॉन्करस हाकी वाला क्लैश याद है? लूफी ने डॉन को पंच किया, लूफी ने मान लेते हैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो डॉन चिंजाओ ने भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया उसको रोकने के लिए। लूफी ने थोड़ा सा अपना स्ट्रेंथ बढ़ाया, मान लेते हैं 8 न्यूटन का, तो डॉन ने भी बढ़ाया 8 न्यूटन का। देन लूफी ने बढ़ाया 10 न्यूटन, उसने भी डॉन ने बढ़ाया 10 न्यूटन, देन 12 न्यूटन एंड सो ऑन। लेकिन लूफी डॉन चिंजाओ को मूव नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स डॉन चिंजाओ का फोर्स जो लग रहा है वो कैसे एक्ट कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन की तरीके से। और अगर लूफी को डॉन चिंजाओ को हराना है, दैट मीन्स उसको वो मैक्सिमम, मान लेते हैं मैक्सिमम डॉन चिंजाओ 12 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है काउंटर करने के लिए। अब उसको अगर हराना है तो उसको अपना उस मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस करना पड़ेगा, 12 न्यूटन की फोर्स से ज्यादा लगाना पड़ेगा, तब जाके वो डॉन चिंजाओ को हरा सकता है, बीट कर सकता है, दूर फेंक सकता है। दैट मीन्स उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन को ओवर पार करना पड़ेगा, है ना? आज की क्लास में हम इन्हीं चीजों को न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझेंगे कि कोई भी बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी समझेंगे जो आपकी न्यू एनसीईआरटी में मेंशन है। पहले हम इस एक्टिविटी को प्रैक्टिकल में किया करते थे, आप अभी भी ऑफ कोर्स करेंगे, लेकिन फिलहाल ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है तो थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं क्या हुआ इसमें। देखो, यहाँ पर एक वेट, प्लैंक के ऊपर वेट रखा गया, मान लेते हैं 500 ग्राम। अभी उसको खींचा गया है। आप ध्यान से देखो बेटा कि खींचने से जस्ट पहले जो स्प्रिंग बैलेंस है वो थोड़ी देर तक खिंचता चला गया, पर प्लैंक मेरा मूव नहीं किया। दैट मीन्स प्लैंक को मूव करने से पहले हमें जो अप्लाइड फोर्स थी वो बढ़ानी पड़ी। अप्लाइड फोर्स बढ़ा लेकिन प्लैंक मूव नहीं किया। दैट मीन्स उस पर क्या एक्ट कर रहा था? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जितना अप्लाइड फोर्स उतना ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना? स्टैटिक फ्रिक्शन याद है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता था। स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है? रेस्ट वाला पोजीशन पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, दैट मीन्स वो आपका स्टैटिक है। और वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, मतलब जितना अप्लाइड फोर्स लग रहा है उसी के बराबर, उसी को काउंटर करता हुआ आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता है। देन स्टैटिक फ्रिक्शन धीरे धीरे बढ़ता वो अप्लाइड फोर्स को काउंटर करते करते बढ़ता मैक्सिमम लिमिट तक जाता है। मान जैसे अभी डॉन चिंजाओ के केस में 12 न्यूटन था वो मैक्सिमम, तो वो मैक्सिमम तक पहुंचा। जैसे इधर भी यहाँ पे आपका बॉक्स जस्ट अब मूव करना चालू हुआ, वो मैक्सिमम क्या हो जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और फिर जस्ट जिस लेवल पे वो मूव करना चालू कर देगा तो वो आपका काइनेटिक, जब वो मूव कर रहा है उस टाइम पे जो आपका स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन के साथ हो जाएगा, है ना? तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक्टिविटी है, आप प्रैक्टिकली जब करके देखेंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में समझ आएगा। फिलहाल जो हमने कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो उस पर क्या एक्ट करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। और क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है तो जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। और अगर क्वेश्चन में ये लिखा आ जाए कि इट इज जस्ट अबाउट टू मूव, दैट मीन्स किसकी बात हो रही है? लिमिटिंग फ्रिक्शन की। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम जितना जा सकता था वो उतना है कि अब बस मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स पे हम आ चुके हैं। और काइनेटिक तो यू ऑल नो, जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन। याद आ गया सबको? चलो अब करेंगे न्यूमेरिकल, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? अ 5 kg बॉक्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल इज पुश्ड बाय अ horizontal force of 50 Newton as shown. If the coefficient of friction is 0.4, what will be or will the box move? हमें पहले तो यही बताना है कि क्या बॉक्स मेरा मूव करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, मेरा बॉक्स मूव कब करता है? जब मेरा जो अप्लाइड फोर्स है वो मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन तक आए, और उससे ज्यादा हो जाएगा तो वो ऑब्वियसली मूव कर जाएगा, है ना? तो मुझे अगर मैं वो स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब निकाल दूं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल दूं, तो हमें पता लग जाएगा इतना अप्लाइड फोर्स है, अगर उससे ज्यादा है तो मूव कर जाएगा वरना नहीं करेगा, है ना? ये केस था। अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? याद है सबको? फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? F इज इक्वल्स टू म्यू एन। म्यू हमको गिवन है कितना? 0.4। अब एन निकालना है।
एन कैसे निकालते थे? फ्री बॉडी डायग्राम लगाओ। अभी उस पे फोर्स कहाँ लग रहा है? अप्लाइड फोर्स इधर, तो फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए? इधर लगना चाहिए, लग भी रहा होगा इधर, लेकिन अभी वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा हमें नहीं पता। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? नॉर्मल फोर्स निकालनी है। नॉर्मल फोर्स कैसे निकलेगी? हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा है तो उस पर क्या एक्ट कर रहा होगा? उसका वेट एक्ट कर रहा होगा, यानी कि डब्ल्यू एक्ट कर रहा होगा, यानी कि एम जी एक्ट कर रहा होगा, है ना। तो एम कितना है? 5 kg उसमें लिखा हुआ ही है, और जी की वैल्यू हम कितनी ले लेते हैं? 9.8 होती है, लेकिन हम थोड़ा खुद को ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 ले लेते हैं, तो 10 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास डब्ल्यू कितना आया? 50 न्यूटन। तो एन कितना है? एन, क्योंकि मेरा बॉडी स्टेशनरी है, मतलब वाई एक्सिस पे स्टेशनरी है ना, उड़ उड़ के ऊपर नहीं जा रहा, ना ही नीचे धस रहा है, दैट मीन्स एन जो है इक्वल्स टू डब्ल्यू है। तो n इक्वल्स टू डब्ल्यू है, यहां से हमें पता है, क्योंकि y एक्सिस पे मेरा एफ नेट 0 है। n इक्वल्स टू डब्ल्यू, यानी कि n कितना आ गया मेरा? 50 न्यूटन। तो यहां से अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेती हूँ, कितनी फ्रिक्शन फोर्स है? कितना है? म्यू कितना है? 0.4। n कितना निकल के आया? 50। पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया, ये 0 से 0 उड़ गया। 4 5 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी निकल के आई? 20 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स कितनी है? एफ अप्लाइड कितनी है? 50 न्यूटन। और फ्रिक्शनल फोर्स कितनी निकल कर आई? 20 न्यूटन। यानी कि कौन ज्यादा है? अभी भी फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है। अभी तक अप्लाइड फोर्स इतनी नहीं बढ़ी है कि फ्रिक्शन को काउंटर कर पाए, है ना। मूव करना कब चालू करेगा? जब फ्रिक्शन से ज्यादा मेरा अप्लाइड फोर्स आ जाएगा। तो दैट अभी मेरा यहाँ पर क्या है? एफ अप्लाइड कितना है? 15 न्यूटन। तो मेरा फ्रिक्शन इज मोर देन एफ अप्लाइड, दैट मीन्स क्या है? मेरा बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है जी, समझ आ गया। तो बॉडी मूव नहीं कर रहा होगा। इजी था ना क्वेश्चन? कुछ भी नहीं करना, हमें पता लगाना है कि भाई वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसने बता रखा है कि अप्लाइड फोर्स इतना है। ठीक है, तो हम फ्रिक्शन निकाल देते हैं। अगर फ्रिक्शन मेरा उससे ज्यादा निकल कर आ गया तो मूव नहीं कर रहा होगा, कम होगा तो मूव कर जाएगा, बस सिंपल। और एन आपको पता ही है कैसे निकालना है इस केसेस में, है ना। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में क्या बोला? अ पार्सल ऑफ मास 2 kg लाइज एट रेस्ट। पहला पार्ट में बोलता है कि एक 2 kg का पार्सल है, वो रेस्ट पर है ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सबसे पहले क्या बोलता है? ड्रॉ फोर्स डायग्राम शोइंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्सल। चलो जी, सबसे पहले उसने बोला कि फोर्स का डायग्राम बना लेते हैं, कितनी उस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी जब बॉडी रेस्ट पर है, उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है ना। तो बस एक बॉडी रखी हुई है, 2 kg का बॉक्स रखा हुआ है, इस पे कौन कौन सी लग रही होगी बताओ भाई। फर्स्ट पार्ट में एक 2 kg का पार्सल रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या ये रेस्ट पर है ना, या इधर कोई फोर्स नहीं है, एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं होगी, वाई एक्सिस में क्या लग रहा होगा? उसका वेट डब्ल्यू, और ऊपर नॉर्मल, है ना। तो नॉर्मल अगर मैं देखूं तो नॉर्मल मूव तो कर नहीं रहा है, तो एन इज इक्वल टू कितना होगा? डब्ल्यू, यानी कि एम जी। एम कितना है? 2। जी कितना है? 10, जो हम मान के चल रहे हैं, वरना 9.8 होता है ना। 20 न्यूटन मेरा यहाँ से नॉर्मल का वैल्यू आ गया, सिंपल। ये क्या नेक्स्ट पार्ट में वो पूछ भी यही रहा था कि कैलकुलेट कर दो एन। पहला पार्ट ए का जो फर्स्ट पार्ट था, डायग्राम बनाने को बोला। इसके सेकंड पार्ट में उसने एन की वैल्यू पूछी थी, तो वाई एक्सिस में मूवमेंट नहीं थी, एन की वैल्यू निकल गई। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, वेरी इजी, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब कहता है द पार्सल इज नाउ पुश्ड। अब पार्सल को पुश किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स पी से, जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, सो दैट इट इज जस्ट ऑन पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग। अब उस बॉक्स पे एक 2 kg के फोर्स बॉक्स पे एक ऐसी फोर्स लग रही है, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है कि वो बस जस्ट उस पॉइंट पर है कि वो स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? पहले तो वो पूछता है कि वही डायग्राम बना देते हैं, चलो बना देते हैं, पहले डायग्राम बना लो। ठीक है, ये 2 kg है ही, यहाँ पर इस पे डब्ल्यू तो लग ही रहा है, ये एन है ना। अब उसने क्या बोला? हॉरिजॉन्टल पी मेरा इस डायरेक्शन में है, तो पी मेरा इधर लग रहा है, तो पी इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? किस डायरेक्शन में होगा? जब इधर फ्रिक्शन इधर है
है ना। बस ये था, ये मेरा डायग्राम बन गया फोर्स वाला। अच्छा, अब बोलता है कि अगर मेरा फोर्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, म्यू इज इक्वल्स टू 0.5, तो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी व्हेन द पार्सल इज ऑन पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग। अभी मूव नहीं करना चालू किया, जस्ट उस पॉइंट पर है कि वो स्लाइड करना चालू कर देगा। दैट मीन्स क्या पूछा जा रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि मैक्सिमम पॉइंट अप्लाइड फोर्स उतना पहुंच चुका है, उस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तक पहुंच चुका है कि जस्ट अगर उससे बढ़ गया तो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, स्लाइड करना शुरू कर देगी। अप्लाइड फोर्स निकालना है, दैट मीन्स क्या निकाल दूं मैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकल जाएगा तो वो एफ अप्लाइड के बराबर होगा, तभी तो मेरा जस्ट उस पॉइंट पे है ना कि स्लाइड करेगा। तो बस अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर सेकेंड पार्ट में बेसिकली क्या पूछा जा रहा है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एन, म्यू क्या निकला हुआ है, क्या वैल्यू है 0.5, एन हमने अभी अभी ऊपर निकाला कितना है 20, तो यहाँ से ये गया 0 0 0 उड़ गया, 5 2 जा 10 न्यूटन। तो मेरा फ्रिक्शन कितना है 10 न्यूटन। दैट मीन्स उस वर्ज पे मेरा फ्रैक्शन, जो मेरा एफ मैक्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है जो आया वो 10 न्यूटन का है। दैट मीन्स जो मेरा एफ अप्लाइड है, पी भी किसके बराबर होगा, 10 न्यूटन के। और ऑब्वियसली अगर फ्रिक्शन मेरा इस डायरेक्शन में है, इसको मैं नेगेटिव मान लूं, तो ये मेरा पॉजिटिव का होगा, है ना। आप साइन तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लिख देंगे। मैग्नीट्यूड की क्या बात हो रही है, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा 10 न्यूटन। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, इजी है ना। देखो कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग, कब लगती है, रेस्ट पर। कोई भी बॉडी वर्ज पे है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन, दैट मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर मेरी अप्लाइड फोर्स हो जाएगी। अगर मूव करना चालू कर गया, दैट मींस मेरी अप्लाइड फोर्स स्टैटिक मतलब फ्रिक्शन से ज्यादा हो गई है, तभी वो बॉडी मूव करनी चालू करेगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या हुआ, a sledge has mass 15 kg, a horizontal pull of 25 Newton will just move the sledge. एक स्लेज पे एक मास रखा हुआ है 15 केजी का, उस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है 25 न्यूटन की, और कुछ इस तरीके की लग रही है कि जस्ट वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, है ना। इतनी सी बात है। अभी अभी सेम क्वेश्चन किया भाई, वीडियो को पॉज करके, यहीं पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। साथ साथ करोगे तो थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। सिर्फ सुनोगे, कहानी की तरह, मूवी की तरह देखते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है इसको देखने का। ठीक है, तो खुद से करो सॉल्व साथ साथ। ठीक है, क्या हुआ, जस्ट मूव दिस स्लेज। अब पूछा क्या जा रहा है, ड्रॉ डायग्राम शोइंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्लेज मॉडल एज अ पार्टिकल व्हेन इट इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग ऑन दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस। चलो जी, पहले मूव कर देते हैं। एक 15 केजी का मास है, एक हॉरिजॉन्टल पुल लग रहा है उसके ऊपर, एफ अप्लाइड जिसको हम बोलते हैं, वो कितना है 25 न्यूटन का। ठीक है जी, और इस पे फ्रिक्शन भी लग रहा होगा इधर, है ना। और इस पे क्या लग रहा होगा, इसका वेट, दैट मीन्स mg। और इस पे एक नॉर्मल फोर्स लग रही होगी अपर डायरेक्शन में। W की बात अगर हम करें तो कितना आएगा 15 इंटू 10, दैट मीन्स 150 न्यूटन। दैट मीन्स मेरी जो n की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, n इज इक्वल टू W, दैट मीन्स वो कितना आया 150 न्यूटन। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द। अच्छा, अब वो नेक्स्ट में पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है इस बार, बिटवीन दी सर्फेसेस। अब हमेशा फिर अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में म्यू की वैल्यू गिवन थी और हम आगे की बातें कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में उल्टा कर रखा है। इसमें वो ऑलरेडी बता रहा है कि मेरी अप्लाइड फोर्स कितनी है 25 न्यूटन, और कुछ इस तरीके की है कि वो जस्ट मूव करना चालू कर देगा। अभी उस पॉइंट पे है, उस वर्ज पे है कि वो मूव करना चालू कर रहा है। तो दैट मीन्स जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर है, फ्रिक्शन के बराबर, है ना। स्टैटिक, मैक्सिमम स्टैटिक या लिमिटिंग फ्रिक्शन व्हाटसोएवर, जो भी समझ आ रहा है आपको। तो एफ अप्लाइड किसके बराबर हो गया है, किसके बराबर हो गया, फ्रिक्शन के, कि वो जस्ट मूव करना चालू करने वाला है। तो मुझे देखो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू म्यू एन।
है ना। मुझे निकालना क्या है, म्यू, म्यू निकालना है। एन मैंने अभी निकाल लिया। एफ हमको कैसे पता चला कि वो जस्ट उस पॉइंट पर है मूव करने का, तो मुझे एफ इक्वल्स टू क्या हुआ, ये दोनों बराबर है ना, जब भी तो जस्ट पॉइंट उस पॉइंट पे है मूव करने के, तो मेरा एफ इज इक्वल्स टू एफ अप्लाइड हो जाएगा विच इज 25 न्यूटन। और अब फॉर्मूला लगाओ, एफ इज इक्वल्स टू म्यू एन है, तो क्या हो जाएगा, म्यू कितना होगा, एफ अपॉन में एन, है ना। अब फ्रिक्शन कितना आया, 25, नॉर्मल का वैल्यू कितनी आई यहाँ से 150, बस हो गया, हो जाएगा सॉल्व। 5 इसको डायरेक्ट कर सकते हो, 5 6 हो जाएगा, तो या फिर ऐसे करो 5 5 25, 5 3 5 3 15, दैट मीन्स 30, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 6, तो आपके पास कितनी वैल्यू आई 1/6, यानी कि 0.1 आपका म्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, कोई परेशानी कोई। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, यूनिटलेस होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि देखो यूनिटलेस कैसे हो, हम किसी चीज की भी यूनिट निकालते हैं, कैसे निकालते थे, एक्सेलरेशन की कैसे निकालते थे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है तो नीचे टाइम है तो सेकंड, मीटर पर सेकंड तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है ना। तो अब यहाँ देखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में ऊपर क्या है, फ्रिक्शन क्या है, वो फ्रिक्शन भी क्या है, एक फोर्स, नीचे क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल भी क्या है, एक फोर्स, तो दोनों जगह न्यूटन न्यूटन है, तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, यूनिटलेस है, कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, तो मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या आया 0.1। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई कुछ नहीं था, बस कान इधर से नहीं पकड़ा, ऐसे घूम के पकड़ लिया, ये वाली कहानी है, सब कुछ वही है, सेम एक ही फॉर्मूला से हम करते जा रहे हैं। ठीक है जी, पास तो नहीं हो रहा है, समझ पा रहे हो ना, सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है और कुछ नहीं। अभी भी प्रॉब्लम है, एक बार थोड़ा सा वापस जाओ और खुद से प्रैक्टिस करना एक बार दोबारा से इनको न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, चलो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर होगा। क्या बोलता है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg रेस्टिंग ऑन द फ्लोर। बता रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड फ्लोर इज 0.8, तो रेस्ट पर है और उसने बोल भी दिया कि मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसका कोएफिशिएंट कितना है 0.8। What force must be applied on the object to move it? ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उसका स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी दे रखा है, अब वो बोल रहा है कि मैं ऐसा कितना फोर्स लगा दूं कि ऑब्जेक्ट मूव करना चालू कर दे। देखो कितना करना पड़ेगा, ये मेरे पास डायग्राम है, इस पे पहले तो फोर्सेस लगा देते हैं। एक फोर्स तो लगा ही दी है, ये तो पूछ ही रहा है कि कितनी लगाऊं मैं, तो यहाँ पर सबसे पहला तो वही W कितना होगा mg, कितना होगा ये 2 into 10 दैट मीन्स 20 न्यूटन, और यहाँ ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल, तो मेरा पास n इक्वल्स टू W क्या आया 20 न्यूटन। ठीक है, अब क्योंकि मुझे एक ऐसी फोर्स लगानी है जो इस डायरेक्शन में होगी, जो मूव करना चालू कर दे, तो मेरे पास फ्रिक्शन कहीं ना कहीं कहाँ लग रहा होगा, इधर अभी भी लग रहा है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है मेरे पास, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, उसकी वैल्यू म्यू एस दे रखा है 0.8, तो निकाल लेते हैं कि भाई म्यू एफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू एन 0.8 इंटू में 20, यहां से उड़ा दो इसको, कितना आया 16, 8 to the 16 न्यूटन, तो मेरे पास जो फ्रिक्शन आया है वो कितना आया है 16 न्यूटन का, कि मैक्सिमम कितना ऑफर कर सकता है ये जो सरफेस है, वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दे सकता है 16 न्यूटन का, तो मेरा जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना लग जाएगा, जस्ट उस वर्ज पे आ जाए वो मूव करना चालू कर दे 16 न्यूटन, या उससे ज्यादा आ गया तो वो मूव करना चालू कर देगा, तो कितना न्यूटन का, व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट टू मूव इट, तो कितना, या तो 16 न्यूटन उस पॉइंट पे आ जाएगा, या फिर 16 न्यूटन से ज्यादा। ठीक है जी, कोई परेशानी, हम क्या कह सकते हैं दैट एफ इज इक्वल्स टू एफ अगर आ गया तो वो उस पॉइंट पे आ जाएगा, वर्ज पे आ जाएगा टू मूव, ऑन वर्ज टू मूव, और अगर ज्यादा हो गया 16 न्यूटन से ज्यादा हो गया तो वो मूव करना चालू ही कर दे। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई कॉन्सेप्ट समझ आया कि मूव कर दे कब चालू करेगा, तो मेरा स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा मेरा अप्लाइड फोर्स आ जाएगा। ठीक ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट है 15, अच्छा ये करो खुद से करो अगेन, एक ऑब्जेक्ट है
कंसिडर एन ऑब्जेक्ट 50 kg एट रेस्ट, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड। एक 50 kg का बॉक्स रखा हुआ है, उस पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ऑब्जेक्ट उस टाइम पे रेस्ट पर है। अब वो बोलता है इट डज नॉट मूव। जैसे मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? कितना होगा सोचो, क्या कॉन्सेप्ट है ये लूफी और डॉन चिंजाओ वाला, कि लूफी ने डॉन चिंजाओ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, मूव नहीं किया। 8 का करा, नहीं मूव करा। 10 का किया, नहीं मूव करा। तो ऑब्जेक्ट यहां पर अभी भी रेस्ट पर है, अभी भी ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट पर है। जब रेस्ट पर होता है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टिंग होता है। और किसके बराबर हो जाता है? किसके बराबर हो जाता है? एफ अप्लाइड, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाता है? एफ अप्लाइड के। तो जितना मेरा एफ अप्लाइड उतना ही मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है जी। तो इसका मतलब मेरा कितनी फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगी? 5 न्यूटन। कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है ना। बस यही पूछा जा रहा है कि मेरा 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था और ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो मेरी फ्रिक्शन फोर्स कितनी ऑफर कर रही होगी वो, और वो सरफेस कितना दे रहा होगा? तो सेल्फ एडजस्टिंग, क्योंकि रेस्ट पर है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, तो वो उतना ही दे रहा होगा जितना एफ अप्लाई। ठीक है, इजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप आपके पास रखा हुआ है, कुछ इस तरीके का बॉक्स रखा हुआ है बेसिकली, और उसके जो एबीसी है उसका रेशियो दे रखा है, लेंथ ब्रेथ हाइट का जो रेशियो है वो 3:1 है। मान लेते हैं ये पैरेलल पाइप है, इमेजिन करते हैं, है नहीं बट करते हैं, ठीक है। या अब वो कह रहा है कि एक बार तो वो ऐसे रखा हुआ है, एक बार वो ऐसे रखा हुआ है, और एक बार वो ऐसे रखा हुआ है। समझ आ गया? अलग जो एक्स वाई जेड में वो एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, और एक बार इस तरीके से रखा हुआ है। अब वो बोलता है कि इन तीनों पोजीशन में से कौन सी ऐसी पोजीशन होगी जब मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा, एक्स में होगा, वाई में होगा, जेड में, मतलब बेसिकली कब वो मैक्स मिनिमम रहेगा, कौन सी पोजीशन में? अच्छा देखो, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन भी क्या है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? बेसिकली फ्रिक्शन क्या है? म्यू एन। दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है ना। तो जो म्यू है वो क्या है? नेचर ऑफ सरफेस। तो वो तीनों ही जो है वो सेम जगह पे रखे हुए हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कह रहा है कि वो अलग अलग जगह पे रखे हैं। उसने बोला कि एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये तीनों चीजें, मतलब तीनों बार, मतलब तीनों अलग अलग पोजीशन में रखे गए, है ना। तो मेरा सरफेस सेम है, दैट मीन्स म्यू तीनों ही केस में सेम रहने वाला है। अब बात आती है नॉर्मल की। नॉर्मल अभी ये कैसा रखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, दैट मीन्स ये एन किसके बराबर है? mg के बराबर है ना। तो mg के m मास जो है, मास क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मैटर ऑक्यूपाई करता है, दैट इज मास, एंड मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर जगह पे अगर हम मास की बात, मास होता ही क्या है कि भाई ये जो मैटर है मेरा, वो कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है इस पूरे स्पेस में, वो मास है। तो वो जितना है वो कहीं भी रख दो उसका, वो उतना ही ऑक्यूपाई करेगा ना, है ना, हमेशा। तो मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। और जी की वैल्यू भी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एटलीस्ट अर्थ पे तो कितनी रहने वाली है? 10 रहने वाली है। तो ये अभी अर्थ, तो हमने यही कहा है भाई, इसी गोला पे रखा हुआ है ये, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं, ये वाला, इसका डब्ल्यू, इसका डब्ल्यू और इसका डब्ल्यू सेम ही रहने वाला। यहाँ पे जो मेरा एन है, हर जगह एम इज इक्वल, एन इक्वल्स टू डब्ल्यू रहने वाला है। वो कितनी वैल्यू? एम और जी। तो मेरा जो पैरेलल पाइप है, ये जो स्ट्रक बॉक्स रखा हुआ है, वो चाहे किसी भी साइड पे रखा हो, वो उसकी फ्रिक्शनल वैल्यू बराबर रहने वाली है ना। समझ आ गया? तो आंसर हमारे पास क्या होगा? इट विल बी सेम इन ऑल, बिकॉज मेरा ये भी सेम है और न्यू भी सेम। ठीक, इजी था, है ना। चलो आगे देखते हैं। ये आपके एनसीईआरटी के, न्यू एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। फॉर अ बॉल मूविंग ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस, ऑलरेडी बता दिया है कि स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस है। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फिजिकली करेक्ट। पढ़ते हैं आगे। इफ नो नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल,
द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल रिमेन सेम, इंक्रीज और डिक्रीज। एक बॉल है, उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, तो वेलोसिटी जो बॉल की रहने वाली है वो क्या होगी? इट विल बी सेम और इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज। क्या होगा? इट विल रिमेन सेम। ये तो पढ़ा ही है ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या है, जिस जैसे स्टेट में वैसे ही रहेगा। वैसे हम आगे पढ़ेंगे भी न्यूटन लॉ में भी ढंग से, बट ये तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं तो मैं इसको आगे करवा रही हूँ। तो क्या है रहेगा, बॉल वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल रिमेन सेम। ठीक, चलो आगे देखो। अब वो कहता है कि द नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन, नेट फोर्स अप्लाई करा गया है इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब कोई बॉल है, अब कोई बॉल है, इसकी मोशन की डायरेक्शन इधर है और अप्लाइड नेट फोर्स भी इधर है। अब क्या होगा? अब वेलोसिटी का क्या होगा? जिस डायरेक्शन में बॉल घूम रही थी, मैंने उधर और एक नेट फोर्स और लगा दी, तो वेलोसिटी के साथ क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, है ना? तो वेलोसिटी विल इंक्रीज। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई तो डर दिख रहा है ना? ये एक बार रीड तो कर लिया सबने। चलो क्या होगा नेक्स्ट? इफ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। अब बॉल का मोशन इधर है अगर, और एक नेट फोर्स लग रही है इधर, मान लेते हैं कि भाई नेट फोर्स चाहे फ्रिक्शन फोर्स ही एक्ट कर रही होगी, उसके ऑपोजिट है तो, पर कोई भी एक नेट फोर्स है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है उसके मोशन के, तब क्या होगा वेलोसिटी के साथ? वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा भाई? ऑब्वियसली कोई बॉल है जो इधर जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज। इजी है ना? चलो आगे देखते हैं। आज बोलता है कि टू ब्लॉक्स पी एंड क्यू ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल, स्मूथ, देखो जहां स्मूथ आ जाएगा वर्ड लिखा हुआ, दैट मीन्स वो फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात हो रही है। हमेशा वो लिख के नहीं देगा कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है या वो है, कुछ और चीजें हैं। जहां स्मूथ है दैट मीन्स आपको फ्रिक्शन की बात ही नहीं करनी है। ठीक है, तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन ब्लॉक पी। जब while block Q is moving with a constant velocity, मैंने बोला कि जो मेरा P है, P ब्लॉक है, उस पे इक्वल सॉरी उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स एक्ट कर रही है, 5 न्यूटन और 4 न्यूटन, और जो मेरा ब्लॉक Q है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब स्टेटमेंट बतानी है कौन सी करेक्ट होगी। P एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स। अच्छा एक बार देख लेते हैं, P का नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स ऑन P कितना होगा? ये इस डायरेक्शन में है तो 5, और होता क्या, नेट फोर्स हम कैसे निकालते हैं? F1 प्लस F2। तो मेरा F1, अगर मैं इसको F1 मान लूं, इसको F2 मान लूं, तो F1 मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में है 5, फिर प्लस 4 क्या है? ऑपोजिट माइनस x की डायरेक्शन में है, तो इधर, तो कितना आया? 1 न्यूटन। तो एक नेट फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ठीक है, नेट फोर्स। और यहाँ Q के साथ क्या हो रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ही क्या होता है कि नेट फोर्स क्या है? जीरो। पढ़ा था ना बैलेंस फोर्स, जहां कांस्टेंट वेलोसिटी वहां नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्या बोलता है? P experiences a net force and Q does not experience a net force। ठीक लग रहा है, आगे फिर भी पढ़ लेते हैं क्या हो रहा है। P does not experience a net force, नहीं ये तो गलत हो गया। बोथ P and Q experiences a net force, Q नहीं कर रहा है, उसका तो जीरो वैल्यू आ रही है। नाइदर, दोनों ही नहीं कर रहे हैं, ये भी गलत। तो हमारा आंसर क्या है कि P experiences a net force, yes, and Q does not experiences a net force। ठीक है, इजी। ठीक, नेक्स्ट देखो। वाइल प्रैक्टिसिंग फॉर द स्नेक बोट रेस, देखा होगा ना बहुत सारी ये वीडियोस में, देखा होगा केरला में ये वेलमकली का एक वहाँ पे बोट रेस होती है, जहाँ पे बहुत स्नेक बोट होती है, बहुत लंबी सी होती है, बहुत सारे ओर्समैन होते हैं वहां पर, और कुछ इस तरीके का आपका बोट रेस होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, मास, मतलब बहुत बड़े स्केल पे ये बोट रेसेस होती हैं। अच्छा इसमें देखो, जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, है ना, कितने सारे बहुत प्रैक्टिस के बाद इसमें पूरा एक प्रॉपर अच्छा खासा फिजिक्स अप्लाई होता है, तब जाके ये चीज अचीव कर सकते हो आप ये। एनीवेज, अच्छा आपने इसमें ये देखा भी होगा, एक इंडोनेशियन एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, एक बच्चा था बड़ा स्वैग में, उस पे ऐसे डांस कर रहा था, समथिंग लाइक दिस, है ना, रिमेम्बर दिस?
तो ये भी क्या था, ये इंडोनेशिया का बोट रेस था। तो वहां पर ये वीडियो वायरल हुआ था। तो ये बहुत अच्छे से बैलेंस मेंटेन कर रहा था, बिल्कुल साथ में खड़ा होने के बाद। खैर एनीवेज, हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस, कि जो स्नेक बोट रेस है वेलमकल्ली की, उसमें जो 100 ओर्समैन है वो रो कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, स्नेक बोट है, उसमें 100 लोग हैं, ओर्समैन हैं, जो ओर कर रहे हैं उस टाइम पर। आउट ऑफ दीज 95 रोज बैकवर्ड। 100 में से 95 लोग जो हैं वो प्रोपेल कर रहे हैं बैकवर्ड, है ना, पीछे की तरफ। जब वो पीछे तरफ धक्का देंगे तभी तो बोट आगे जाएगी ना। तो वो पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं और बोट आगे मूव कर रही है, 95 लोग। और फॉर सम रीजन कि कोई कोऑर्डिनेशन की कमी है, भाई कुछ लोग प्रैक्टिस में नहीं आए होंगे, आलस कर गए होंगे, या लास्ट मोमेंट में 5 लोग डिच कर गए, नए लोग आए हैं तो उनको आता ही नहीं है, तो वो बाय मिस्टेक जो 5 लोग हैं वो गलत ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। 5 लोग तो पीछे उसको बोट को आगे धक्का दे रहे हैं, और 95 लोग तो उसको बोट को आगे धक्का दे रहे हैं। 5 लोग ऐसे हैं जो उल्टा काम कर रहे हैं, बोट को और पीछे खींच रहे हैं, और आगे की तरफ ऐसा प्रोपेल करके, है ना। तो अब हमें बताना है, और ये बोल रहा है कि हर ओर्समैन एक टाइम पर 200 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाता है ना। अब वो बोलता है कि नेट फोर्स कितना होगा स्नेक बोर्ड पे। क्वेश्चन समझ आया? 100 लोग हैं, ओर्समैन जो है 100 है, 95 आगे की तरफ कर रहे हैं, 5 है जो उल्टा काम कर रहे हैं, पीछे की तरफ खींच रहे हैं बोट को। तो मेरा नेट कितना होगा वो पूछा जा रहा है। इजी, ठीक है। उसमें बोलता है इग्नोर ड्रैग फोर्स और एयर फ्रिक्शन। ड्रैग फोर्स क्या होता है? ऐसा फ्रिक्शन जो फ्लूइड में लगता है। फ्लूइड क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्लो, कोई भी ऐसा मीडियम जो फ्लो करता है, जैसे पानी हो गया फ्लो करता है, तो वहां पर आपका ड्रैग फोर्स हो गया। हवा है, हवा के भी, अब जब एरोप्लेन भी है ना, वो हवा से जाएगा तो उसको फ्रिक्शन लगता है, तो वो फ्रिक्शन, वहां पर हम उस फ्रिक्शन फोर्स को क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स। ऐसे पानी को भी, वहां पर भी जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही होती है, वहां पर आपको क्या कह देते हैं? ड्रैग फोर्स। उसको ओवर पार करने के लिए एक स्ट्रीमलाइन बॉडी लगती है, जैसे फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। एरोप्लेन को बर्ड का फॉर्मेशन दिया जाता है, क्योंकि नेचुरली स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है उस फ्रिक्शन को ओवर पार करने में हेल्प करती है ना। ये सब कुछ आपने 8th क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है। एनीवे, तो एयर फ्रिक्शन, एयर, ये बेसिकली ये सब चीजें वो कह रहा है क्वेश्चन में कि ये सब चीजें इग्नोर कर दो, एग्जिस्ट ही नहीं करती, मान लेते हैं। ठीक है, तो अब नेट फोर्स क्या होगी? पहले तो ये बताओ कि 95, 100 लोग, हर इंसान 200 लगा रहा है, तो 95 F95 कितना लगा रहे होंगे? तो 95 इंटू 200, है ना। एक लगा रहा है 200, तो 95 कितने लगा रहे होंगे? इतना। कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 टू ज़ा 10, 9 टू ज़ा 18, 19, इतना, है ना, इतना न्यूटन। अच्छा, जो गलत कर रहे हैं F5, जो 5 लोग गलत कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं? 5 इंटू 200, तो ये कितना है? 10,000, है ना। 10 गलत हो गया, 1000, है ना। 55 इंटू 200 तो 1000, ये गलत है, हाँ, यहाँ से जीरो का मान लेना। तो यहाँ पर आपके पास इतना न्यूटन है। अब मुझे नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स कितना होगा? नेट 95 लोग आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो मैं उसको पॉजिटिव ही मानती हूँ कि मुझे अगर आगे जाना है तो वो मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है, उल्टी डायरेक्शन वाले नेगेटिव मानेंगे। तो मेरा एफ नेट क्या होगा? F95 प्लस F5, यानी कि ये मेरा प्लस है और ये मेरा माइनस है, क्योंकि मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो मेरा यहाँ पे 19 में से आपका इसको हटा दो, कितना आएगा? 18,000 न्यूटन। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? तो मेरा नेट फोर्स कितना आ गया? 18,000। ठीक, चलो आगे देखते हैं। When a net force acts on an object, we observe that the object accelerates opposite to the force with एक सेकेंड, सबसे पहले इसकी बात करने से पहले हमने ये पढ़ा था कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक एक्सेलरेटिंग एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? वो उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कर रहा होगा, है ना। और उस ऑब्जेक्ट का मास उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब बेसिकली हमने 1 न्यूटन का पढ़ा था ना, कि 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करते हैं? जब मेरा 1 किलो की बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से
जब एक्सेलरेट हो जाएगी उस फोर्स को हम 1 न्यूटन फोर्स कह देते हैं। तो यहां से हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल्स टू ma, है ना। तो और F और A की डायरेक्शन हमेशा क्या बताई थी मैंने कि F और A हमेशा सेम होगा, जिस तरफ फोर्स लग रही होगी उसी तरफ बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी, जिस फोर्स की बात हो रही है वो उस टाइम पर हम उस तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो अब वो यही पूछ रहा है कि वी ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये तो यही खत्म हो गया, है ना। ऑपोजिट तो नहीं है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये भी अगेन नहीं है, विद एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द मास। नेक्स्ट देखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हो जाएगा, जहां एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में तो फोर्स मेरा कम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये नहीं है। इन नेक्स्ट देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद एक्सेलरेशन, यहीं से दिख रहा है एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स से प्रोपोर्शनल है, एक ही लाइन में है ना वो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, हमने पढ़ा ही है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स दोनों सेम, तो मेरा सही ऑप्शन क्या है, फोर्थ। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, इजी है। बेसिक जो हमने अभी तक बेसिक पढ़े हुए हैं पिछले 3 से 4 क्लासेस में, उन्हीं की बात हो रही है। ये सारे आपके एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। एक पोजीशन टाइम ग्राफ है फॉर 4 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी व्हिच इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन आर गिवन सो एंड सो। अब मुझे बताना है द नेट फोर्स किस पे एक्ट कर रही होगी। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उस ऑब्जेक्ट का, वो 4 ऑब्जेक्ट का ए बी सी डी और इन ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको गिवन है, जैसा ग्राफ में आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। तो हमें ये बताना है कौन सी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स लग रहा होगा। क्वेश्चन समझ आ गया, चलो देखते हैं। यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ, अच्छा पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें एक चीज हमने समझी थी, पोजीशन टाइम ग्राफ यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ हमको क्या देता था, स्पीड या वेलोसिटी, आप जो मर्जी समझ लें। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी आता था स्लोप से। ठीक है, अब यहाँ देखो पोजीशन टाइम ग्राफ, यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है किसी एंगल पे। दैट मीन्स इस केस में मेरा जो स्लोप होता है, स्लोप कैसा होता है, कांस्टेंट होता है ना। ये जो याद है ना, मोशन चैप्टर पढ़ रखा है, याद आ रहा है सब कुछ, कि यहाँ पर मेरा स्लोप जो है वो कांस्टेंट होता था। यानी कि इस केस में जो मेरी वेलोसिटी है वो क्या आ रही है, कांस्टेंट। और जहां कांस्टेंट वेलोसिटी होता है वहां मेरा नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। बैलेंस्ड फोर्स की डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है। तो यहाँ पर तो नेट फोर्स नहीं लग रहा है, जीरो, तो यहाँ नेट फोर्स नहीं है। इस पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मेरा पोजीशन सेम है, डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है यानी कि बॉडी क्या है, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पर है, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, कुछ उस पर एक्ट ही नहीं कर रहा है, उस पर भी क्या है, एफ नेट नहीं लग रहा है, उस पर भी एफ नेट जीरो है, तभी तो अपनी पोजीशन अपनी स्टेट को उसने मेंटेन कर रखा है। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरा जो मेरा स्लोप है वो कहाँ है, नीचे की डायरेक्शन में है। मेरा यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, जो मेरा स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप का मतलब कि भाई जो मेरा वेलोसिटी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। लेकिन अभी भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, बस वो डाउनवर्ड स्लोप में है। डाउनवर्ड स्लोप है यानी कि मेरी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो उल्टी है, लेकिन अभी भी जो मेरा स्लोप क्या है वो क्या है, कांस्टेंट, यानी कि मेरा वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, बस नेगेटिव में है ना। तो वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो यहाँ पर भी मेरा नेट फोर्स नहीं लग रहा है, तो ए बी सी में नहीं लग रहा है। अब डी में देख लेते हैं। अब डी में मेरा जो ग्राफ बन रहा है वो इस तरीके का है, यानी कि मेरा स्लोप यहाँ पर कम था, फिर यहाँ बढ़ गया, यहाँ पर और बढ़ गया, है ना। तो यहाँ पर मेरा जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है, यानी कि जो मेरा वेलोसिटी है वो इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मेरा नेट फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पर नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स मेरा डी पर कुछ ना कुछ नेट फोर्स लग रहा है। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। ऑलराइट, अब आज की क्लास का हुकागे वांट्स टू नो क्या है, ये आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, किसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू रहती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की, काइनेटिक की, रोलिंग फ्रिक्शन की, या सबकी बराबर, सबकी मैक्सिमम रहती है डिपेंडिंग अपॉन दी अप्लाइड फोर्स, है ना।
चलो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में विदाउट एनी डिले हम करेंगे गैलीलियो और एरिस्टोटल का थ्योरी। पक्का से करेंगे नेक्स्ट टाइम, फिर कमिंग क्लासेस में हमारा न्यूटन लॉ भी जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, योर फिजिक्स साइनिंग ऑफ, बाय।